हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की समरी है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। व्हाट अ टाइनी हैबिट चेंजेस अ बिग डिफरेंस। चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप अपनी आदतों को बदल करके एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये समरी बिल्कुल आपके लिए ही है। इस समरी में हम सीखेंगे कि खुद की हैबिट्स को, खुद की आदतों को कैसे चेंज करें। ऐसा क्या करें कि हमको मोटिवेशन या फिर विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए इस जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। मतलब ये कि चलिए बात करते हैं द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो मतलब ये कि एक दिन में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत चेंज हो गई थी। 1908 से ब्रिटिश राइटर्स ने 2003 ओलंपिक तक सिर्फ एक ही गोल्ड मेडलिस्ट जीता था। तो 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट टूर डे फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश राइटर्स की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कोई भी टॉप बाइक मैन्युफैक्चरिंग टीम को बाइक बेचनी ही नहीं चाहते थे कि कहीं उनकी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी फॉर प्रोफेशनल साइकिल इन ब्रिटेन ने डेव ब्लेसफोर्ड को हायर किया, तो कुछ ऐसा हुआ कि जो आज तक हुआ ही नहीं था। जो चीज़ उनको बाकी के कोचेस से अलग करते वो थे उनकी स्ट्रेटजी को लेकर के कमिटमेंट, जिसे वो एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन बोलता था। यानी कि हर छोटी से छोटी चीज़ में भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखना, यानी कि सुधार की गुंजाइश देखना। अपने टीम में छोटे एडजस्टमेंट कर करके उसने अपनी स्ट्रेटजी की शुरुआत की। और ये चेंजेस बहुत बड़े नहीं थे बल्कि छोटे छोटे थे। जैसे कि बाइक की सीट को डिजाइन करके ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना। उसने राइडर्स को आइडियल मसल टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट बुक पहनने को बोला। टायर्स पर बेटर ग्रिप के लिए अल्कोहल रब करने के लिए बोला, वगैरह वगैरह। इस स्मॉल चॉइसेस की वजह से इम्प्रूवमेंट हुई और रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर मिल रहा था। और फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम में टीम ने परफॉर्म किया और झंडे गाड़ दिए। लेकिन ये हुआ कैसे कैसे एक ऑर्डिनरी एथलीट्स की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और वो भी छोटे छोटे चेंजेस से। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये स्मॉल एफर्ट्स इतना बड़ा डिफरेंस ला सकती है। क्योंकि अक्सर ना हम इन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बड़ी इफेक्टिव होती है, और उनका इफेक्ट तुरंत तो नहीं बल्कि कुछ सालों के बाद पक्के से नजर आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैथ में कैसे वर्क करता है, यानी कि गणित में कैसे काम करता है। अगर आप एक साल में हर दिन 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर बन जाएंगे। हैबिट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है, और इनका असर एक दिन में नहीं दिखाई देता है, लेकिन कई महीनों की प्रैक्टिस में डेफिनेटली हमको वो इफेक्ट दिखने लगेगा। हालांकि इसका सेट पार्ट ये है कि ये इतनी स्लो पेस में असर करता है कि कई बार बैड हैबिट से छुटकारा पाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आज आप अनहेल्दी मील खाते हैं तो उस स्केल पर आपका वेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन बार बार यही चीज़ रिपीट करेंगे तो टॉक्सिक रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे कि बोला जाता है, आज आप सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल, ये उतना मैटर नहीं करता है। मैटर करती है आपकी आदतें, कि वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जा रही है या फिर नहीं। सोचिए इस बारे में। वैसे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, और अब बात करते हैं कि आपकी हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। मतलब ये कि बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि अच्छी आदतें जल्दी से अपनाई भी नहीं जाती। बहुत मुश्किल होता है इनको अपनाना। तो चाहे हम कितने भी इंटेंशन अच्छे हो हमारे, लेकिन बुरी आदतें एक बार लग जाए तो पीछा ही नहीं छोड़ते। हम लाख कोशिशें कर ले उनको चेंज करने की, लेकिन अक्सर हम फेल हो जाते हैं। और इसकी वजह है हम गलत चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हमारा तरीका सही नहीं होता है। तो बहुत से लोग प्रोसेस ऑफ चेंज शुरू करने के लिए उस चीज़ पर फोकस करने लगते हैं जो उनको अचीव करनी होती है। ले ये हमें आउटकम बेस्ड हैबिट में लेकर के आता है। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बिल्ड करनी स्टार्ट कर दे तो हम इस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे कि हमको क्या बनना है। मान लीजिए कि लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो बोलता है कि नो थैंक यू, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सुनने में ना बड़ा रीजनेबल सा लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये आदमी ये बात मानता है कि वो बेसिकली एक स्मोकर है जो अब कुछ और बनना चाहता है। वो अपने बिहेवियर में एक चेंज चाहता है, जबकि उसके बिलीव्स अभी भी सेम है। दूसरे आदमी को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो भी मना कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसके बोलने का तरीका अलग है, नो थैंक यू, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। तो देखा आपने, स्मॉल डिफरेंस के एकदम छोटा सा चेंजेस है, लेकिन सिर्फ इससे ही दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ज़्यादातर लोग इम्प्रूवमेंट करते वक्त आइडेंटिटी चेंज के बारे में सोचते तक नहीं है। आप अपने एक एक्सपेक्ट को लेकर के जितना ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, उतना ही जल्दी आपको नई आदतें को अपनाने के लिए मोटिवेटेड होंगे। आपको ना बस ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और अपने हैबिट्स में छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस ला करके आप साबित कर सकते हैं। और इसी के साथ
आगे बात करते हैं सिंपल स्टेप्स में बेटर हैबिट को कैसे बिल्ड करें। चलिए इसे समझते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1898 यानी कि 1898 में, जब हमको पता चला कि हम करेंटली अपने हैबिट्स को कैसे समझते हैं, करेंटली हैबिट को, जो कि बाद में हमारा बिहेवियर बन जाता है। तो एडवर्ड को एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने बिल्लियों से स्टार्ट किया। उन्होंने हर बिल्ली को, हर कैट को एक डिवाइस पजल बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर एक डोर बनाया गया था कि ताकि वो कैट इजीली निकल सके। एक लीवर प्रेस करके या फिर कोड लूप पुल करके ये डोर खुल जाता था। ज़्यादातर कैट्स बॉक्स के अंदर जाते ही बाहर निकलने की कोशिश करते थे, तो कैट्स अपनी नोज कॉर्नर्स में घुसा के देखती, अपने पंजे मारती और फिर कुछ मिनट के बाद में लीवर दिखता और फिर डोर खोल करके बाहर आ जाती। तो ऐसा 20 से 30 बार के ट्रायल के बाद में, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद में ये पता चला कि कैट्स को बार बार बॉक्स में जाना हैबिचुअल लगने लगा और अंदर जाते ही वो लेवल प्रेस करके बाहर निकल आते थे। बार बार के प्रैक्टिस में कैट्स ने मिस्टेक्स कम किया और सॉल्यूशन पे फोकस किया। तो इस स्टडीज से एडवर्ड लर्निंग प्रोसेस को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, जो बिहेवियर सेटिस्फाइंग रिजल्ट देते हैं हम उन्हें रिपीट करते हैं, और जिनका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता हम उन बिहेवियर को अपनी हैबिट्स में शामिल ही नहीं करते हैं। तो हैबिट्स क्रिएट करने के प्रोसेस को हम 4 ईजी स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा है रेस्पॉन्स एंड चौथा है रिवॉर्ड। तो क्यू हमारे हैबिट को बिहेवियर स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर करता है और रिवॉर्ड प्रिडिक्ट होता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से। और क्योंकि रिवॉर्ड्स का फर्स्ट साइन है, ये अक्सर क्रेविंग्स की तरह ले जाता है। क्रेविंग्स एक तरह से मोटिवेशनल फोर्स है, बिना किसी डिजायर के हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लोगों को सिगरेट स्मोकिंग की क्रेविंग नहीं होती, बल्कि क्रेविंग तो उस रिलीफ को लेकर के होती है जो सिगरेट पीने के बाद आती है। थर्ड आता है, और यही वो एक्चुअल हैबिट है जो हम बनाते हैं, जो किसी भी थॉट्स या एक्शन के फॉर्म में हो सकती है, चाहे कोई एक्चुअल रेस्पॉन्स हो या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड है, और फाइनली रेस्पॉन्स ही रिवॉर्ड लाता है। ये बेसिकली किसी भी हैबिट्स का गोल होता है। क्यों रिवॉर्ड को नोटिस करता है, क्रेविंग उस रिवॉर्ड का डिजायर रखते हैं, और रेस्पॉन्ड रिवॉर्ड्स पाने के ऊपर में डिपेंड होता है। अगर कोई इन चारों स्टेजेस में से किसी एक के लिए भी काफ़ी नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि वो कभी भी हैबिट्स नहीं बन सकता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द मैन हु डिडंट लुक राइट। मतलब ये कि मैंने एक बार एक लेडी की कहानी सुनी जो कि कई सालों तक पैरामेडिक की जॉब करती थी, जो एक बार एक फैमिली गैदरिंग में गई। उसने वहाँ पे फादर इन लॉ को देखा तो बड़ी कंसर्न हो गई। उसने अपने फादर इन लॉ से कहा कि उसको उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कुछ ही घंटों के बाद में हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई, जिससे ये पता चला कि एक मेजर आर्टरी ब्लॉक्ड थी, जिससे उनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था। उस लेडी की अलर्टनेस की वजह से ओल्ड मैन की जान बच गई। ह्यूमन ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह थी है। ये हर स्मॉल डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है। ये हर टाइम ऑब्जर्व करता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, जो काम आपके हैबिट में शामिल है। जैसे कि एक पैरामेडिक हार्ट अटैक पेशेंट का फेस देख करके ही बताया जा सकता है कि अटैक आने वाला है, उसी तरीके से आपका ब्रेन भी नोटिस करने लगता है कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप उन्हीं सारे क्यूज़ को नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि रिजल्ट को प्रिडिक्ट करता है वो क्यूज, जो हमारे हैबिट को इतना कॉमन बना देते हैं कि हमें नज़र भी नहीं आती है। लेकिन नई आदतें बनाने से पहले हमें अपने करंट हैबिट्स पर, हमारी जो आज की आदतें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी पुरानी आदतें होती है कि ऑटोमेटिक हैबिट्स बन जाती है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो आप एक्चुअल में करते हो उसके बारे में अवेयर होना। एग्जैक्टली। और ये करने के लिए ना आपको बिहेवियर को स्कैन करना होगा, फिर खुद से पूछना होगा कि ये हैबिट अच्छी है या बुरी है या न्यूट्रल है। बस अपनी हैबिट्स को स्कोर कर लीजिए, लेकिन कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक्नॉलेज करना है कि आप क्या करते हो। फॉल्ट्स के लिए खुद को ब्लेम ना करें और ना ही खुद को सक्सेस के लिए प्रेज करें। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए कि गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, न्यूट्रल है, ओके। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जर्नी में और बात करते हैं द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर आपको मजा आने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जर्नी में और बात करते हैं द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर आपको मजा आने वाला है। तो बात ऐसी है कि ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 2 वीक्स के लिए 248 लोगों पर बेटर एक्सरसाइज हैबिट्स बिल्ड करने के 2001 में एक रिसर्च कंडक्ट किया। फर्स्ट ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप था, यानी कि जिन्हें बस ट्रैक करना था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप था,
उनको बोला गया था कि वो अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करें और एक्सरसाइज के ऊपर में बुक्स भी पढ़े। इसके अलावा रिसर्चर्स ने उनको बोला कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। लास्ट में थर्ड ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह सेम डेटा प्रेजेंट किया गया था, जिसका मतलब था कि उनको भी इक्वल लेवल मोटिवेशन मिले। हालांकि उन्हें एक प्लान बनाने के लिए भी बोला गया था कि उनको कब और कहाँ एक्सरसाइज करना है। अब इसे और स्पेसिफिक वे में करने के लिए थर्ड ग्रुप के हर मेंबर ने लिखा, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एटलीस्ट 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज करूंगा इस दिन और इस टाइम और इस जगह पे। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लोग ने 35 से 38% लोगों ने वीक में एटलीस्ट एक बार वर्कआउट किया। एक्चुअल में इन लोगों पर मोटिवेशन प्रेजेंटेशन का कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड ग्रुप में से 91% लोगों ने पर वीक एक बार तो वर्कआउट किया ही। और जो सेंटेंस उन्होंने लिखे थे उन्हें रिसर्चर्स इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बोलते हैं। एक प्लान जो आप पहले से बना करके रखते हो कि आप कब और कहाँ एक्शन लोगे। तो कई रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन हमें अपने गोल से कनेक्टेड रहने के लिए हेल्प करता है। कई लोगों को लगता है कि उनके पास में कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच ये है कि वो अपने गोल को लेकर के क्लियर ही नहीं है। कब और कहाँ एक्ट करना है ये ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन बिहेवियर का फर्स्ट लॉ है कि इसे ऑब्वियस बनाना। ऑब्वियस होना एक प्रैक्टिकल तरीका है ताकि आपको अपने आदतों के लिए क्लियर क्यूज मिल सके और आप एक प्लान डिजाइन कर सके कि कब और कहाँ एक्ट करना है। तो चलिए इसी प्लान के साथ में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटिवेशन इज ओवररेटेड एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। यानी कि मतलब है कि बोस्टन ने के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिकल हॉस्पिटल एनए को एक क्रेजी आइडिया आया। उसको लगता था कि वो एक हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेटर बना सकती थी, वो भी उनका मोटिवेशन चेंज किए बिना या उनके बगैर किसी डिस्कशन उनसे बिना डिस्कशन किए हुए। तो उन्होंने अपने कलीग्स को साथ मिलकर के हॉस्पिटल के कैफेटेरिया का चॉइस आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए एक 6 मंथ स्टडीज कंडक्ट किए। सबसे पहले तो उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंक्स चेंज किया। रेफ्रिजरेटर कैश रजिस्टर के पास में रखे थे और उनमें से सिर्फ सोडा रखा होता था, उन्होंने सोडा के बदले वाटर बोतल्स रखवा दिए। सिर्फ रेफ्रिजरेटर में नहीं बल्कि रूम के फूड स्टेशन में सोडा अभी भी मेन रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन वाटर अभी सभी जगह पे अवेलेबल था। और अगले 3 मंथ में सोडा के सेल 11.4% तक डिक्लाइन हो गई थी, जबकि बोटल वाटर के सेल 25.8% इंक्रीज हो गई थी। तो इसी तरह के चेंजेस कैफेटेरिया के फूड में भी किए गए और यहाँ पे भी उनको सेम रिजल्ट मिले, लेकिन किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। अक्सर लोग चीज़ें इसलिए नहीं लेते, इसलिए नहीं खाते कि उनको वही चीज़ चाहिए, बल्कि उनका लेना या खाना डिपेंड करता है कि वो चीज़ रखी कहाँ है। मान लीजिए कि आप किचन में गए, वहाँ आपको एक प्लेट कुकीज़ मिल जाती है, तो आप तुरंत कुकीज़ खाने बैठ जाओगे। आप इसलिए नहीं खा रहे हो कि आपको भूख लगी है, बल्कि आपको कुकीज़ दिख गई है तो आपको खाने का मन किया और आपने खा लिया। बस आपकी हैबिट्स भी ना इसी तरीके से चेंज हो जाती है। बस डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो और आपके सामने में क्या क्यूज़ है। ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने में एनवायरनमेंट का इनविजिबल हाथ माना जाता है। चाहे हमारी पर्सनालिटीज कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, कुछ बिहेवियर खुद ब खुद हमारे एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से भी बन जाती है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और काम करते हैं, हमको कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने से रोक लेता है, क्योंकि बिहेवियर को ट्रिगर करने का कोई ऑब्वियस क्यू होना जरूरी है। तो आप किसी हैबिट को अपना लाइफ का मेन पार्ट बनाना चाहते हैं तो क्यू को अपने एनवायरनमेंट का मेन पार्ट बनाइए। और इसी के साथ में अब आगे बात करते हैं द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, और ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब वियतनाम वॉर में 16th ईयर में चल रही थी तो कनेक्टिकट में रॉबर्ट 1971 में इलिनॉइस से मॉर्गन मफी ने एक डिस्कवरी की जिसने अमेरिकन पब्लिक को हैरान कर दिया। उन्होंने जब ट्रू विजिट किया तो उनको पता चला कि जितने भी यूएस सोल्जर्स वहां भेजे गए थे उनमें से ऑलमोस्ट 15% ड्रग एडिक्ट थे। इसके फॉलो अप रिसर्च से ये बात सामने आई कि वियतनाम भेजे गए 35% से जो मेंबर थे वो हीरोइन ट्राई कर चुके थे, 20% को ड्रग की लत थी। इस डिस्कवरी की वजह से एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंट किया गया है, ताकि जब ये सर्विस मेंबर वापस आए अमेरिका लौटे तो उनकी लत छुड़ाई जा सके या उन्हें रिहैब में रखा जाए। तो ली रॉबिन्स एक रिसर्च इंचार्ज थे और उन्होंने प्रूव किया कि एनवायरनमेंट में रेडिकल चेंज आ जाए तो एडिक्शन भी तुरंत डिसअपियर हो सकता है। वियतनाम में गए सोल्जर्स अपना सारा टाइम ऐसे क्यूज के बीच स्पेंड करते थे जो उनको हीरोइन लेने के लिए ट्रिगर करता था। एक तो इजीली एक्सेबल था और ऊपर से वॉर का स्ट्रेस, और फिर उनके साथी भी हीरोइन यूजर्स थे और अपने घर परिवार से दूर रहने के टेंशन एक एंजाइटी क्रिएट करता था। लेकिन जब ये सोल्जर्स वापस अमेरिका आए तो उनको ऐसा माहौल मिला जिसपे ऐसे कोई क्यूज थे ही नहीं जो उनको ड्रग लेने पे मजबूर करते थे, इसीलिए उनकी हैबिट्स भी खुद भी चेंज हो गई थी। इसलिए वियतनाम स्टडी बैड हैबिट को लेकर के अब हमारे बहुत से कल्चरल
हैबिट्स को गलत साबित करती है। हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस थोड़े से डिसिप्लिन में है, लेकिन रिसेंट रिसर्चर्स ने कुछ और ही साबित किया है। जब साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग था, तो उनको पता लगा कि ये लोग भी उन लोगों से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और बल्कि डिसिप्लिन लोग अपनी लाइफ में बेटर इसीलिए हैं क्योंकि ये लोग खुद को टेम्पटिंग सिचुएशन से दूर रखते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं वो सबसे कम कंट्रोल यूज़ करते हैं। अगर आपको हर बार कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े तो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना ज़्यादा ईजी होता है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बुरी आदतें दूर नहीं करता है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ों में डायरेक्ट होनी चाहिए जो ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना। अपने अच्छी आदतों का ऑब्वियस क्यूज बनाइए और बुरी आदतों का क्यूज इनविजिबल कर दीजिए। एग्जैक्टली इतना ही करना है हमको बस। चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या करना होगा हमें। तो बात करते हैं हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टेबल। मतलब ये कि आइलैंड डब्लिन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट शिवम स्पीकर को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आता है, वो अपनी स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर देता है। फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जिससे साइकिल को एक खास स्पीड पर चलाने से नेटफ्लिक्स काम करने लगता है। उसने टेम्पटेशन को इस तरीके से यूज किया कि अब उसे एक्सरसाइज करना और भी मज़ेदार लगने लगा। तो ये चीज़ कैसे काम करता है? सिंपल है, जो एक्शन आपको करने की ज़रूरत है उसे उस एक्शन के साथ में कनेक्ट कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो टेम्पटेशन बंडलिंग मेथड है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करने का, जिसे प्रेमैक्स प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल बेसिकली बताता है कि अगर आप कोई चीज़ भी नहीं करना चाहते तो भी आप उसे करने में मजबूर हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा करने में ना कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हैं। इसका मतलब है हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना या फेवरेबल बनाना, जिसके बदले में कुछ भी छोड़ना ना पड़े। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हमारी फर्स्ट हैबिट चूज़ नहीं करते हैं, वो हम नकल करते हैं, क्योंकि हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स, अपने चर्च, अपने स्कूल, अपने लोकल कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी सबको फॉलो करते हैं। हर कल्चर और ग्रुप के अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हमारी हैबिट्स को अफेक्ट करती है। हम अपने करीबी लोगों को अनजाने में ही इमिडिएट करते हैं, उनके हैबिट्स को पिक कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, उनके जैसे ही आर्ग्यूमेंट और फाइट्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने को वर्कर्स को भी कॉपी करते हैं। ये जाना माना रूल है, अगर आप किसी के क्लोज है तो पॉसिबल है कि आप उनको कॉपी करें। इस स्टडीज में पता चला है कि हमारा अगर कोई फ्रेंड फैट है तो हमारे फैट होने के चांसेस भी 57% बढ़ जाते हैं। इसके उलट भी हो सकता है। एक तरीके से बोले तो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली इनविजिबल पीयर प्रेशर है। ये जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं। बिल्कुल, पीयर प्रेशर तभी बुरा है जब वो बैड इन्फ्लुएंस डाले। इसीलिए बेस्ट थिंग है कि ऐसा कल्चर ज्वाइन करिए जहाँ पे आपकी गुड हैबिट्स को वेलकम और एनकरेज किया जाए। इसी के साथ आगे बात करते हैं हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेस ऑफ योर बैड हैबिट्स। मतलब ये कि आप किसी हार्ड हैबिट को ईजी बना सकते हैं अगर आप उसे पॉजिटिव माइंडसेट से लिंक कर दे। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमको ये करना है वो करना है, लेकिन अगर हम एक वर्ड चेंज कर दे तो क्या होगा? मुझे काम पे जाने के लिए उठना है के बजाय अगर हम बोले कि मैं इसलिए उठता हूँ कि काम पे जाऊँ, वर्ड्स को सिंपली चेंज करके हम अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। इस तरीके से हम अपनी हैबिट्स के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं, ना कि सेटबैक और डिसएडवांटेजेस को। जो चीज़ हम में बैड हैबिट्स लाती है उसे ढूंढ करके फिक्स करने का सीक्रेट है कि आप उस एसोसिएशन को रीफ्रेम करो जो उसके बारे में आप सोचते हो। इस तरीके से आप किसी भी हार्ड और हैबिट्स को, बुरी हैबिट्स को मज़ेदार हैबिट में टर्न कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं वर्क स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। जी हाँ, हैबिट फॉर्म करना एक प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर रिपीटेशन के बाद में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। हैबिट रिपीटेशन ब्रेन में क्लियर फिजिकल चेंजेस लाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए म्यूजिशियन के ब्रेन का सेलिब्रेशन पार्ट नॉन म्यूजिशियन कंपेयर से बड़ा होता है। हर बार जब आप कोई एक्शन रिपीट करते हैं तो आप असल में एक स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट को एक्टिवेट करते हैं जो उस हैबिट से जुड़ा होता है। हैबिट फॉर्मेशन में टाइम कितना लगा ये उतना मैटर नहीं करता है, टाइम का कभी भी प्रॉब्लम था ही नहीं। मैटर ये करता है कि वो रेट जिस पर आप सर्टन बिहेवियर को परफॉर्म करते हो। जैसे कि आप कोई चीज़ जैसे 40 दिन में 2 बार करो या 200 बार, ये टाइम की बात नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी की बात है। कोई भी हैबिट क्रिएट करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ आगे बात करते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। यानी कि एनर्जी जो होती है वो बहुत कीमती होती है और ब्रेन जो जैसे बना है, ब्रेन इस तरीके से बना है कि वो जब चाहे इसे कंजर्व कर सकती है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करते हैं जो कहता है कि जब लोगों को 2 सेम चॉइस दी जाती है तो जिस काम में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता
लगता। लोग नेचुरली उसको चूज करते हैं। हर एक्शन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है और जितनी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी उतना ही कम हम उसको करना चाहेंगे। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ सेंस में देखें तो हर हैबिट्स एक ऑब्स्टिकल्स है उस चीज़ के बीच में जो आप चाहते हैं। डाइट एक ऑब्स्टिकल है फिट होने के लिए, मेडिटेशन एक ऑब्स्टिकल है मन की शांति के लिए। आप एक्चुअल में हैबिट से प्यार नहीं करते बल्कि उस आउटकम से करते जो ये डिलीवर करता है। लेकिन अगर हम इतने लेजी है तो फिर हम कैसे, कुछ लोग मुश्किल गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं, सवाल तो ये है। और इसका सॉल्यूशन, इसका जवाब ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहाँ पे राइट चीज़ें करना हमेशा ईजी हो जाए। इस तरीके से आप फ्रिक्शन और ऑब्स्टिकल को रिड्यूस कर पाएंगे। जैसे कि मील डिलीवरी सर्विस, ग्रोसरी शॉपिंग का मेन जो डिक्रीज करना फिक्शन है, जैसे कि डेटिंग ऐप्स की वजह से सोशल इंट्रोडक्शन करने का फिक्शन कम हो गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे बेहतर हैबिट क्रिएट करने के स्ट्रगल में ऐसे तरीके एक्सप्लोर करिए जो गुड हैबिट से जुड़े हुए फ्रिक्शन को कम करे और हमारे बैड हैबिट से कनेक्शन इंक्रीज करे। इसी के साथ अब बात करते हैं आगे, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन बाय यूजिंग 2 मिनट रूल्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे काम करेगा, चलिए इसी को समझते हैं। अगर आप कुछ बहुत बड़ा स्टार्ट करना चाहते हो और बिग स्टेप लेकर के आपको ये इजी भी लगता है तो भी आपको बेबी स्टेप से ही शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम चेंज को लेकर के इतने एक्साइटेड जो रहते हैं। लेकिन ये टेंडेंसी हमको ऐसा करने से रोकती है और वो है 2 मिनट रूल, जो कहती है कि जब कोई आप नई आदत नई हैबिट स्टार्ट करते हैं तो इसको करने में 2 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर हैबिट 2 मिनट में ही लर्न की जाती है। जैसे कि रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ते हैं जो बुक हम, वो हैबिट बन जाती है। रोज़ रात अगर हम एक पेज पढ़ते हैं, 30 मिनट योग करते हैं, ये हैबिट बन जाती है। तो पॉइंट ये है कि किसी पर्टिकुलर हैबिट को अपनाने के लिए इजी वे में स्टार्ट करिए। आप चाहिए 1 मिनट मेडिटेट करें, एक पेज पढ़ो या फिर अपना कपड़ा तय लगाओ, कुछ भी करो लेकिन शुरू तो करो। जो चीज़ राइट लगे वो चीज़ करना एक स्ट्रेटजी है। लोगों को लगता है कि डेली किताब में एक पेज पढ़ना बहुत बड़ा काम है। तो ये बात नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो, बल्कि बात तो ये, या फिर ये कितना करते हो, बल्कि ये है कि आप एटलीस्ट कर तो रहे हो। और जब आप करना शुरू करते हो तो फर्स्ट 2 मिनट आपके लार्जर रूटीन का एक रिचुअल बन जाएगी। और ये एक बहुत असरदार तरीका है किसी भी डिफिकल्ट पॉइंट को एक स्टार्ट करने का, उसको हैबिचुअल में डालने का। तो एक टाइम ऐसा भी पॉइंट आएगा कि ये आप उसी एक्टिविटीज़ को रूटीनली करने लगोगे। आप इस 2 मिनट रूल को हैबिट शेपिंग टेक्निक से मिक्स कर सकते हैं जिससे कि आपका हैबिट्स आपको एक अल्टीमेट गोल दिला सकती है। क्योंकि कोई भी हैबिट स्टैब्लिश करने के बाद में उसको इंटरमीडिएट स्टेप्स तक में की जाए और उसी चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे, तब तक रिपीट करिए जब तक कि आप इसमें एक्सपर्ट ना बन जाते हो। उसके बाद ही अगले लेवल तक जाइए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो हैबिट आपने कभी करना चाहते थे वो आज आपके हैबिट का पार्ट, जिंदगी का पार्ट बन गई है। राइट, एकदम 2 मिनट वाली। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। मतलब ये है कि समर की बात है, विक्टर नोको एक फ्रेंच राइटर थे और इम्पॉसिबल डेडलाइन से परेशान थे। उसने 12 महीने पहले पब्लिशर को एक नई किताब लिखने का प्रॉमिस किया था लेकिन लिख नहीं पाया था। इसके बदले उसने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था और अपना प्रॉमिस डिले करता रहा था। ह्यूगो का पब्लिशर फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसलिए उसने 6 मंथ के अंदर क्या एक डेडलाइन सेट कर दिया। ह्यूगो को बोला गया कि उसको फरवरी 1831 तक को बुक कंप्लीट करना होगा और अब वो कैसे डेडलाइन से पहले कॉन्सेंट्रेट करके एक बढ़िया बुक लिखे, उसको वही सोच रहा था। लेकिन ह्यूगो ने एक अजीब काम दिया था क्योंकि उसने जो अपने सारे कपड़े एक असिस्टेंट को दिए और बोला इन्हें लॉक करके रख दो। इस तरह अब उसके पास में बाहर जाने के लिए कोई कपड़े भी नहीं बचे थे। तो उसके पास घर में बैठ कर किताब लिखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। 1830 के पूरे पोलर विंटर सीजन में वो जी जान से लिखता रहा। उसकी यह बुक द हंच बैक ऑफ नोट्रे डेम जनवरी 14 1831 से 2 हफ्ते पहले ही पब्लिश हो गई थी। तो गुड हैबिट्स इजी बनाना सक्सेस नहीं है बल्कि बैड हैबिट्स हार्ड बनाना है। तो द फोर्थ लॉ में मेक इट सेटिस्फाइंग, द फोर्थ लॉ मेक इट सेटिस्फाइंग में हम जानेंगे कि द कंडीशनल रूल्स ऑफ बिहेवियर चेंज। इसमें क्या जानते हैं, तो जब कोई एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग करता है हमको तो वहाँ पे हम उस बिहेवियर को ज़्यादा रिपीट करने लगते हैं। और ये पूरी तरीके से लॉजिकल है क्योंकि प्लीजर चाहे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के क्यों ना हो, बट ये हमारे माइंड को एक सिग्नल भेजता है कि उसको बार बार रिपीट किया जाए। और अब च्युइंगम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। शुरुआत के च्युइंगम्स में इतने टेस्टी नहीं होता, बस सिर्फ ब्लेंड बिल्कुल भी टेस्टी नहीं रहता। लेकिन 1891 में
इसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाने लगे, तो ये बात भी लॉजिकल है कि किसी एक्सपीरियंस में मज़ा नहीं आता तो उसे रिपीट करने का मज़ा भी नहीं है। तो गार्डिनल रूल यही कहता है कि जिसमें रिवॉर्ड मिले वही चीज़ रिपीट किया जाता है, और जिसमें पनिशमेंट मिले उसे अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये नियम, ये रूल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हम सिर्फ किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढते, बल्कि हम इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। सभी हैबिट्स का टाइम के साथ में अलग अलग आंसर मिलता है, और ये अक्सर अजीब होते हैं। अब जैसे कि बैड हैबिट का आउटकम अक्सर मज़ा देता है, लेकिन गुड हैबिट का आउटकम अक्सर सजा देता है। वो गुड हैबिट शुरू में मुश्किल लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटकम हमको बेनिफिट देता है। तो एक रिवॉर्ड जो हमको मिलने वाला है वो हमको विंटर के रिवॉर्ड से ज़्यादा पसंद होता है। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की चाहत में लोग अपना सारा टाइम इमीडिएट प्लेजर पाने में स्पेंड करते हैं, लेकिन हम जो चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम जो इमीडिएट रिवॉर्ड का बात करते हैं तो वो किसी बिहेवियर का एंड होता है। आप किसी बैड हैबिट का अगर एंड करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि ये सेटिस्फाइंग हो, तो चेंज अगर एन्जॉयबल है तो ईज़ी हो जाएगा। कोशिश कीजिए हाउ टू स्टिक्स विथ गुड हैबिट एवरी डे, मतलब कि प्लान करके अगर अच्छी आदतें करनी शुरू कर दे, लेकिन उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 के थे तो रोज़ छोटी सी बुकलेट हमेशा अपने साथ रखते थे, और वहाँ पे वो अपने 13 पर्सनल गुड बिहेवियर का ट्रैक रख सके। इस लिस्ट में इस तरीके के गोल्स थे। लूज नो टाइम, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ यूजफुल करते रहो। हर दिन के एंड में वो अपनी लिस्ट को खोल करके देखते और अपने प्रोग्रेस रिकॉर्ड को देखते। इसे हम हैबिट ट्रैकर भी बोल सकते हैं, और ये हमें अपने हैबिट्स को चेक करने का एक ईजी तरीका भी है। हैबिट ट्रैकिंग काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लॉज ऑफ बिहेवियर होता है। ये किसी बिहेवियर को ऑब्वियस बनाता है, क्योंकि हर बार जब आप लिस्ट ओपन करते हो या आपके सामने लिखा होता है, फिर एक एक्शन से दूसरा जुड़ जाता है। हैबिट ट्रैकिंग किसी भी हैबिट्स को मज़ेदार बना देती है, क्योंकि मोटिवेशन का मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है प्रोग्रेस, और यह हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाता है। अब ये बात तो सब जानते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट में से कोई आइटम क्रॉस करना कितना सेटिस्फाइंग लगता है। हम सबको रिजल्ट मिलना कितना अच्छा लगता है, उसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि हमको हैबिट ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी नज़र हमेशा अपने गोल्स पे रहे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करते हैं हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। तो अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, ये हमको कैसे हर चीज़ को चेंज करने में हेल्प कर सकता है। एंजॉय करने के बाद में कोई एक्सपीरियंस रिपीट करते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस पेनफुल रहा तो हम उसे अवॉइड भी करना चाहेंगे। पेन एक इफेक्टिव टीचर होता है। अगर फेलियर पेनफुल है तो फिर हम उसे फिक्स करते हैं, लेकिन किसी फेलियर का हम पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो हम उसको इग्नोर करते हैं। मिस्टेक जितनी इमीडिएट और कॉस्टली होगा उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। जैसे कि बैड रिव्यू का डर एम्प्लॉय को अच्छा काम करने के लिए मजबूर करता है। कॉन्सिक्वेंस अगर एक्सट्रीम हो तो लोग जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए कभी कभी एक अकाउंटेबल पार्टनर के होने से हेल्प मिलती है, क्योंकि कभी कभार आपको पता होता है कि आपको कोई वॉच कर रहा है, देख रहा है, ताकि आप पावरफुल बने, मोटिवेटिंग बने। फिर तुरंत रिजल्ट भुगतने पड़े तो आप काम को कभी डिले करेंगे ही नहीं। और अगर आप अपना वर्क डिले करते हो तो आपके बॉस की नज़रों में आप एक लेजी और ट्रस्टवर्दी इंसान हो। और ये सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों की कितनी परवाह करते हैं, जो हमको देख रहे होते हैं। टॉप तक पहुंचने में हमको जो काम मदद करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह। इसी बात को समझने के बाद अब बात करते हैं एडवांस टेक्टिक, हाउ टू गो फ्री मेयरली टू द ग्रेट। यानी कि मतलब ये है कि अगर आपको किसी फील्ड में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ये बोरिंग और पार्ट ऑफ रूटीन बन जाती है। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, तो फिर अब शायद आपको उस काम में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और यही बोरिंगनेस ग्रेटेस्ट चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अपने आदतों से इसीलिए बोर हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमको पहले की तरह सेटिस्फेक्शन नहीं देता, और हम हमेशा आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सच तो ये कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस चीज़ में बेटर बनना चाहते हैं। अगर आप उसे तभी करते हो जब वो आपको एक्साइट करती है, क्योंकि तब आप कोई भी ग्रेट रिजल्ट पाने के लिए बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसे भी दिन होंगे जब आपको क्विट करने का मन करेगा, लेकिन पेनफुल, बोरिंग और एग्जॉस्टिंग होने के बाद भी अगर अजीब जमे रहते तो ये बहुत बड़ी बात है। एक अनमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। तो एक ही तरीका है, जो भी आप करें दिल से करें, उसे एंजॉय करें। हैबिट्स का बस एक ही डाउन साइड है कि हम अक्सर स्मॉल मिस्टेक्स को नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ आदत के वजह से बार बार करते हैं और उसको इम्प्रूव नहीं करते हैं। वैसे इस बारे में परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ हैबिट्स को कॉन्स्टेंट इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपनी शूज़ कैसे बांधते हैं, लेकिन जब आप किसी काम में मास्टर बन जाते हैं तो सिर्फ हैबिट से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए हार्ड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब तक कि आपको कोई सर्टेन स्किल ना आ जाए, बस आपको करना है कि अपने परफॉर्मेंस को लेकर के आप अलर्ट रहे, खुद को ओल्ड थिंकिंग और एक्टिव पैटर्न में लॉक ना करें।
लाइफ जो है ना वो हर पल चेंज हो रही है, तो आप भी अपनी हैबिट्स और बिलीव्स को चेंज करिए और खुद में कभी भी सेल्फ अवेयरनेस की कमी ना आने दे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कमाल की चीज़ है। तो इन सारी बातों के साथ में, इन सारे सिद्धांतों के साथ में अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन को जानने का। तो हमने समरी में देखा कि ऑटोमिक हैबिट्स कितनी पावरफुल है और उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। हमने हैबिट्स बदलने के लिए 4 स्टेप्स भी पढ़े। हमने 2 मिनट रूल के बारे में भी जाना और सीखा। इन शॉर्ट हमने सीखा कि कैसे हैबिट्स हमारे आइडेंटिटी को चेंज कर सकती है। जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमें मिल सकता है। तो ये समरी तो होती है यहीं पे ख़त्म। लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिएगा और आगे कोई समरी सुननी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।